मुजाहिरीन कामुकी से निकलकर गुजरावाला पहुंच चुके हैं। वजीराबाद के करीब खंदकें खोदकर रुकावटें डाल दी गई हैं। नाजरीन, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम पर रेंजर्स की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। पंजाब भर और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराएं कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। रेलवे का निजाम धर्म भरम हो गया है और रेलवे स्टेशन पर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से पंजाब में रेंजर्स की तैनाती के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। मुल्क शदीद बुरानी कैफियत का शिकार होते दिखाई दे रहा है। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात की कोई भी मुस्बत खबर आज पूरा दिन नहीं सुनने को मिली। आज ही वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में कलअदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए और ज़राए बता रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा साद रिजवी और मुफ्ती उमैर उल ज़हरी और इल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ भी शरीक हुए। साद रिजवी को मुज़ाकरात के लिए खास तौर पर इस्लामाबाद लाया गया। ज़राए का यह कहना है कि मुज़ाकरात की यह आखिरी कोशिश भी दम तोड़ गई। तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च के खात्मे से पहले साद रिजवी की रिहाई पर बज़िद हैं और हुकूमत वक्त साद रिजवी की रिहाई से पहले लॉन्ग मार्च खत्म करने पर मुसर है। मुज़ाकरात की इस नाकामी का एतराफ़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट से भी कर दिया है। फवाद चौधरी साहब का यह मानना है कि ये वाज़े कर चुके हैं कि जब तक कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को इदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो इट सीम्स दैट देयर इज़ वेरी मच अ डेडलॉक प्रेजेंट राइट नाउ। नाज़रीन, मुज़ाकराती अमल की इस नाकामी के बाद हालात एक बार फिर संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों अतराफ से मुआहदे से रूगर्दानी के इल्ज़ामात ने बदएतमादी डिस्ट्रस्ट की फिजा को मजीद गहरा कर दिया है और आज रात गए ऑपरेशन की खबरें भी गर्दिश में हैं। बात करते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब आपका हमारा साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो फरमाइएगा कि डेडलॉक राइट नाउ है क्या? जी महर, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, डेडलॉक इसलिए हुआ कि हुकूमत पंजाब ने कई रोज़ कोशिशें की, वफाकी हुकूमत ने उन कोशिशों में उनका साथ दिया। हमारी कोशिश ये थी कि डायलॉग से मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल हो जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मसाइल का हल डायलॉग में होता है और सड़क पर ये मसाइल जब हल हों तो किसी और शक्ल में होते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी क्लियर थी। लेकिन कल जो हुआ सड़कों पे सादोकी में, वो आपने देखा। मुसल्लह अफराद ने हमारे पुलिस एहलकारों पे गोलियां चलाईं, 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, पुलिस के एहलकार 4 एहलकार शहीद हो गए। तो ये तो मुज़ाकरात का फ़िज़ा फिर नहीं रही ना। इसके अंदर तो अब हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि हमने आज भी तो मुज़ाकरात करते रहे ना हसन खावर साहब। आज तो 2 राउंड्स हुए हैं मुज़ाकरात के, फिर भी हमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिली कि अनफॉर्चुनेटली कोई पेशरफ नहीं हुई। एज ऑफ राइट नाउ मैं आपसे पूछ रही हूँ, लास्ट 24 आवर्स हम सब ने देखा क्या हुआ है। डेडलॉक अभी क्या है? व्हाट डू दे वांट? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखिए, पहले तो मैं ज़रा मुज़ाकरात पे आपसे बात पहले क्लियर कर दूँ। रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले होते हैं। आपने फवाद साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया। अगर वो मुज़ाहिरीन जो हैं मुज़ाहिरा छोड़ दें, सड़कें खाली कर दें, वापस चले जाएं, तो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? लेकिन उन लोगों पे नहीं हो सकते जिन्होंने हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी, ये बात है। अब बात आती है कि डेडलॉक क्या है। देखिए, 2 ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात सामने है। पहली बात यह है कि फ्रांसीसी सफ़ीर की एक्सपल्जन या मुल्क बदरी। उसके अंदर एक बात तो शेख रशीद साहब ने क्लियर की कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर तो मुल्क में है ही नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि महर, आप किसी एक गिरोह को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो बंदूक और ताकत की ज़ोर पर आपकी सफारती पॉलिसी को जरकमाल बना ले और आपकी मुल्क को फ़ॉरेन पॉलिसी दे। अगर हम इस रविश पे चल पड़ेंगे तो हर रोज़ एक ग्रुप उठ के कहेगा कि इस मुल्क से रिश्ता रखो, इस मुल्क से रिश्ता ना रखो। दिस इज नॉन डिबेटेबल फॉर मी। मैं आपसे, आई अंडरस्टैंड दिस, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं आपसे सीधे सीधे कुछ सवाल चाह रही हूँ। सर, आज डेडलॉक क्या था? आई अंडरस्टैंड कि नॉन नेगोशिएबल है, किसी सफ़ीर को बाहर नहीं भेजेंगे। आज क्या डेडलॉक था? अभी भी वो बज़िद हैं कि साद रिजवी को आप रिहा कीजिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि साद रिजवी के ऊपर तो हमारा जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई काबिल ज़िक्र मुज़ाकरात हुए हैं। आप अखबारी रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं। कल के बाद हमारी पॉलिसी पब्लिकली डिक्लेयर्ड वाज़े 2 टोक यही है कि हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करनी है। और साद रिजवी साहब अभी है कहाँ? ठीक है हसन खावर साहब, वेयर इज साद रिजवी? मेरे ज़ाती इल्म में भी नहीं है और मेरे ख्याल में कि इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस कि वो किस जगह पे हैं फिजिकली।
सर मैंने जो जितना पता, हम लोगों ने, आपने खबरें देखी होंगी मीडिया में पूरा दिन, हमने भी अपने तय जो पता कराया है वो किसी लाहौर जेल में नहीं है, इधर कैंप जेल और कोट लखपत। आप कैन यू रिफ्यूट दैट? जी मेरे इल्म में नहीं है उनकी फिजिकल लोकेशन क्या है। तो यू कैन नॉट से कि लाहौर में जेल में वो अभी हैं? जी क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है ना उनकी क्या लोकेशन है। मैं पता कर सकता हूँ लेकिन मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है। आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, सुबह से ये खबरें गर्दिश में हैं। जी बिल्कुल गर्दिश में है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इन डिफाइनिंग जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा स्टांस है। सो यू मीन कि आप उनसे बात करेंगे ही नहीं? यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन विद साद रिजवी, यू आर नॉट इन नेगोशिएशन विद साद रिजवी, आप ये कह सकते हैं? देखिए मैंने तो आपको बड़ी ये बात क्लियर की है कि अगर मुजाहिरीन हटना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। वो चाहे साद रिजवी से हों, चाहे किसी और बंदे से हों, किसी लीडर से हों। बात इशू की है, बात किसी फ़र्द वाहिद की नहीं है। बात ये है कि क्या मुजाहिरीन इंतशार फैलाना चाहते हैं कि डायलॉग करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो उसका रास्ता बड़ा वाज़ेह है, अगर नहीं करना चाहते तो हुकूमत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। ओके आज रात को कोई ऑपरेशन मुतवक्के है सर? क्योंकि हमारी अभी ये खबर है कि बहुत बड़े बड़े जत्थे, हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, गुजरावाला पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। आज रात को क़याम किया जाएगा, कल झेलम के जरिए रास्ते फिर इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एंड ऑफ कोर्स वी नो रास्ते में वजीराबाद के करीब खंदके भी हैं, रुकावटें भी आप लोगों ने खड़ी की हुई हैं, बट इज़ देयर कोई पॉसिबिलिटी आज रात की किसी ऑपरेशन की है? देखिए मेरे इल्म में तो आज रात का कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, रात को दंगा फसाद करेगा, अमन व अमा को नुकसान पहुंचाएगा, तो ऑपरेशन तो किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत का इरादा यही है कि उनको रोकना है, उनको हमने इस्लामाबाद नहीं जाने देना, क्योंकि इस मसले को यहीं पर हमने जो है ना इनसे डीलिंग करनी है। सर वो तो अभी भी एडमेंट हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हमारी डिमांड्स उधर ही वही बरकरार हैं। दे हैवंट चेंज्ड देयर पोजीशन। सो आपको बेहतर ये बात पता होगी। ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कल का आपने जिक्र किया, हवाला दिया, हमने शहादतें नोश फरमाई, आर पुलिस फोर्स इज डीमोरलाइज्ड, दैट इज अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक। कोई गिरफ्तारियां की हैं कल की जो हमने शहादतें नोश फरमाई हैं, हमने देखी हैं, कोई गिरफ्तारी कल से हुई है? जी अभी तहकीकात जारी हैं कि वो कौन लोग थे जो इसमें मुलविस हैं। मैं ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन पे ज़ाहिर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग भी मुलविस होंगे ज़ाहिर है उनको गिरफ़्तार करेंगे। अभी जो वहाँ पे सूरत हाल है कि एक मजमा मुजाहिरीन है, तो उसमें ज़ाहिर है कि आप जाकर चंद लोगों को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। जब एक्शन होगा तो फिर तो किसी और तरह से होता है। लेकिन ये शहादतें, इन शहादतों में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने फायरिंग की, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर केसेस रजिस्टर होंगे, कार्रवाई होगी। और ये बताइएगा हसन साहब कि रेंजर्स जीटी रोड पे आ चुके हैं, उनको तैनात जीटी रोड पे कर दिया है? जी रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया है। जी बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर कर दिया गया है। जी कई अजला में किया गया है। जाहिर है वो जीटी रोड के आसपास के अजला हैं। हाँ। तो फिज़िकली अब वो जीटी रोड के साइड पे भी हो सकते हैं, ज़िले के अंदर भी हैं, लेकिन 8 अजला में किया गया है और वो जीटी रोड के ज़्यादातर आसपास के हैं, कुछ और अजला भी हैं उसके अंदर। और मुझे ये भी ज़रूर ज़रा सा वाज़े कर दीजिएगा कि कौन सी रेड लाइंस हैं? आप रेड लाइन अभी आपकी हुकूमत के लिए क्या है? दे क्रॉस व्हाट पॉइंट एंड यू कम इनटू एक्शन एंड वी सी अ पॉसिबल ऑपरेशन? देखिए रेड लाइन तो यही है कि जहां हम उनको रोक रहे हैं, अगर वो उसको क्रॉस करके इस्लामाबाद जाने की कोशिश करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर हमला करेंगे जो उन्होंने कल किया है, तो वही रेड लाइन है। ये तो बड़ी क्लियर बात है। अब तो हमारी पॉलिसी उसमें बड़ी क्लियर है। अगर वो पीसफुली एक जगह पे बैठे रहते हैं और किसी को तंग नहीं कर रहे, अमन अमा में नुकसान नहीं पहुंचा रहे, रोड ब्लॉक्स नहीं कर रहे, तो वो तो कोई रेड लाइन नहीं है फिर। ठीक है। सो शेख रशीद साहब का भी अहम तरीन बयान अभी सामने आया है कि कोई मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ, दे स्टिल नो अंडरस्टैंडिंग सर। सो कोई रेड लाइन से मुतरादिफ आपको इफ़ यू सी मूवमेंट आज रात को या कल, आप अगर कोई मूवमेंट इनकी तरफ देखते हैं, इनका रुख दारुल हुकूमत की तरफ होता है, तो क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा? जी हम इनको रोकेंगे। मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि इनको रुकना पड़ेगा। ये ऐसे हम इनको वहाँ नहीं जाने दे रहे इस्लामाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मौजूद थे। आपने बात सुनी हसान खावर साहब की। उन्होंने कहा कि जिससे भी मुज़ाकरात करने हो करेंगे, खा वो साद रिजवी ही क्यों ना हो। साद रिजवी की लोकेशन के हवाले से बाहर हसान खावर साहब ला इल्म पाए गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ मौजूद है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हालात की इस संगीनी का नतीजा ये है कि वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। मोर टू कम आफ्टर दिस ब्रेक। वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है और आज ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ज़ेर सदारत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन इजलास भी हुआ है। नाज़रीन, ये सूरत हाल मामूली नहीं है, कई खदशात का पेश खैमा है, कौम परेशान है। दोनों जानिब से मामूली सी बेहतियाती, ज़रा सी लग़ज़िश मुल्क का अमन व अमान दाव पर लगा सकती है, तबाह कर सकती है। कलदन तंजीम के कारकुनान अस्करियत पसंद करार दिए जाने पर मुश्तइल हैं और हुकूमत उस मजहबी सियासी जमात को अस्करियत पसंद करार दे चुकी है कि जो वोटर्स के हिसाब से मुल्क की 5वीं और पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड क्रेन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाली इस जमात के खिलाफ हुकूमत अब भारत से गठजोड़ भी साबित कर रही है। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के मिनट्स के मुताबिक टीएलपी के सेक्रेटरी खजाना के भाई के बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की और इस अकाउंट में गुज़िश्ता 3 महीनों में गैर मामूली गैर मुल्की रकम की तरसील हुई। 5 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल की तरफ से आई। ये दोनों भारतीय शहरी हैं और इस वक्त दुबई में रिहाइश पजीर हैं। पंजाब हुकूमत ने अदालत उज़्मा में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि बैंक अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कलअदम टीएलपी के साथ भारतीय गठजोड़ की निशानदेही कर रही है। इसी तरह कलअदम टीएलपी की हमायत में भारत से व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया जा रहा है। ये बहुत खौफनाक इल्जामात हैं। रियासत फैसला कर चुकी है कि कलअदम जमात से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पैगाम दिया है कि तमाम अफराद और ग्रोह जो समझते हैं कि वो रियासत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं तो वो इसका तजर्बा करने की कोशिश ना करें। तहरीक लब्बैक ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पुलिस एहलकारों को शहीद किया, अवामी अमलाक को तबाह किया और अवाम में बेचैनी फैलाई। मोईद यूसुफ ने पैगाम दिया है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और दहशतगर्दों से दहशतगर्दों की तरह ही सलूक किया जाएगा। इस वाज़े पैगाम के बाद क्या ऑपरेशन ही वाहिद हल है? बात करते हैं आरिफ हमीद भट्टी से, सीनियर सहाफ़ी हैं, पंजाब की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब साथ देने का। फरमाइएगा कि क्या ऑपरेशन ही अब वाहिद हल नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो महर आपने फरमाया, मोईद यूसुफ साहब ने कहा हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। मुझे तो आज पता चला हुकूमत है और उसकी कोई रिट भी है। ये बातें जब इमरान खान साहब 2014 के धरने में करते थे ना तकरीरें, तो अंदर जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी तकरीरें करती थी वो कहते थे जत्थे को हुकूमत तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कैसे आगे हैं? इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। मकाफात अमल देखें, उस दिन के शेख रशीद के बयान निकालें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान निकालें। और भाई ये बताए, जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था जीटी रोड से ही गए थे, फ्लाइंग गेयर नहीं था उनकी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर से नहीं गए थे, पैराशूट से गए थे। वो रोड ही बंद रहा था। कानून की रीट तो तब होगी जब आपने 4 मुआहदे उनसे क्यों किए। अब जो आपने सबसे ज़्यादा अहम इंकशाफ किया कि भारतीय लोग इन्हें फंडिंग कर रहे हैं, मान लिया ये बात रिपोर्ट ठीक होगी, क्योंकि इनकी रिपोर्टों को मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप कह रही हैं तो आपकी बात को यकीनन मैं वेट दूंगा। तो बताएं फिर 3 दिन से मुज़ाकरत क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ साद रिजवी लाहौर में नहीं है, कानूनन उसको जेल में होना चाहिए, कोर्ट लकबत में। कहाँ है इतनी अखलाकी जुर्रत? ये बताएं आके। वज़ीर दाखिला छुट्टी पे जाते हैं मैच देखने, उन्हें बुला लिया जाता है, वो पूरी रात मीटिंग करते हैं, सुबह के हो जाते हैं, अगले दिन कहते हैं 99%। भट्टी साहब, अभी मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात कर रही थी, उन्होंने तो ना उनको तो वो तो खैर कह रहे थे कि मुझे तो इल्म ही नहीं है कि किधर हैं साद रिजवी अभी, और उन्होंने सुबह से चेक भी नहीं किया। मुझे ये भी ताज्जुब हुआ। मगर भट्टी साहब मुझे 2 बातें बताइए, इसका सियासी फॉल आउट क्या होते देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ के लिए? नंबर 1।
देखिए, सियासी तौर पे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब बहुत गलती कर रहे हैं। उनके तर्जमान वो हैं जो मुशर्रफ के भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी रह चुके हैं। इनके एडवाइज़र मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो अगर ये अस्करियत पसंद है, इनकी बात मान ली, तो इनको घर से 20 दिन पहले निकलने क्यों दिया गया? बहुत पहले इनको पता चल चुका था। आप जब भी कोई ऐसे लोग होते हैं उनको स्टैंड देते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं, हुकूमत में आते हैं, इनके खिलाफ हो जाते हैं, इनका वोट बैंक भी कम हो रहा है क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। अभी हमारे काबिल एहतराम भाई हसान साहब थे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मेन बंदा जिससे मुज़ाकरत कर रहे हैं, जिससे वज़ीर दाखिला मिल रहा है, जिससे वज़ीर आला मिल रहा है, जिससे इनकी पूरी टीम मिल रही है, वो बंदा है कहाँ? तो मुझे बताएं, इनके मौक़िफ़ में मोहतरम फवाद चौधरी सब कुछ कहते हैं, शेख रशीद सब कुछ कहते हैं और वज़रा कुछ कहते हैं। ये तो हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ करना क्या है। सर अलमिया यही है ना, अलमिया यही है, भट्टी साहब की यही रियासत थी जो फैजाबाद में तो इन्हें अपने ही लोग करार देकर रकूम बांट रही थी, अगर आपको याद हो। या फिर यही स्टेट था, यही रियासत थी कि जो इन्हें कलअदम भी करार दे रही थी तभी, और फिर यही स्टेट थी कि जो चंद हफ्ते पहले आपने देखा कंटोनमेंट इलेक्शंस के ऊपर इनको लड़ा भी रही थी। फिर यही रियासत कल तक इनसे मुआहदे भी कर रही थी और आज यही रियासत जो है इनको मिलिटेंट भी डिक्लेयर कर रही है। सो कल भी था, मैं इतना ही कहूँगा, आज भी है। और मुझे कुछ टीवी पे बातें मैं कहना नहीं चाहता। मुझे बताएं, भट्टी साहब अहम शख्सियत की, मुसलमान का भट्टी साहब अहम शख्सियत की सजेस्ट करदा, तजवीज़ करदा अहम तरीन तकर्री को रोकना, 19 दिन बाद उसका फैसला करना और 24 दिन बाद उनको चार्ज लेने की इजाज़त देना, ये भी इसके पीछे हो सकता है। देखें, जब आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई करें, जब आप मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को मैसेज दें कि मैं तुम्हारे बारे में भी प्रोग्राम करता हूं, और उनके ही एक एडीसी जी आपको कान में कुछ कहे तो आप इतने सख्त लफ्ज़ कहें कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जब गवर्नर हाउस में बैठ के आपकी मुल्क की अहम तरीन शख्सियत करे कि मेरा दिल करता है मैं एफ को बना दूं, फलां को बना दूं, तो गलत फहमियाँ कैसे ना होंगी। ये एक कड़वा सच है कि नवाज शरीफ साहब ने जब आसिफ गफूर साहब का ट्वीट वापस कराया था रिजेक्टेड का, उसके बाद मामला शुरू हो गए थे और अब भी शुरू है मेरी इतलात के मुताबिक। ये इनका राइट है, ये माने ना माने ये इनकी मर्जी है। और भट्टी साहब, हमने माजी में तहरीर एरार भी देखी है, तहरीक मुस्तफ़ा भी देखी है, दोनों का जो नतीजा था वो भी हमारे सामने है। कहीं उसी तरफ तो नहीं जा रहा? देखें, आपने MQ मैंने तो नहीं बनाई, महर अब्बासी साहब, महर बुहारी साहबा ने तो नहीं बनाई। मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म इमरान खान जब इतने कंफ्यूज हैं, पहले उन्हें समझना चाहिए कि क्या वो तरीके लबैक अस्करी विंग है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर सोच ले, फिर बार बार मुज़ाकरात की गुफ्तगू ख़त्म कर दें, चैप्टर क्लोज कर दें, ऑपरेशन करें। अगर वो अस्करी विंग नहीं है, सियासी जमात है, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ती है, आपके इलेक्शन कमीशन ने उसको किया हुआ है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा किया हुआ है, 3 मुआहदे आप मान गए हैं, एक मुआहदे पे आप लड़ाई है और आप ये भी नहीं मानते कि मुआहदे कर रहे हैं। ये तो इन्होंने उनको कहा ही नहीं कि सड़कें खाली करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहते हैं, मुज़ाकरात में जब जाते भट्टी साहब, आपके पुलिस में और रियासती, बिल्कुल आपके पुलिस में और इंतजामिया में भी बड़े गहरे कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या पुलिस वाकई डिमोरलाइज्ड है, अपसेट है? एक दफ़ा फिर उनको कहा जा रहा है कि वापस खड़े हो जाएं अपने शहरियों के सामने। पहले भी साथ नहीं दिया, बैकिंग नहीं दी हुकूमत ने, इस दफ़ा क्या मोरल है? नहीं, पुलिस सख्त डिसार्ड है। जब इस एक सूबे का 7 दफ़ा IG चेंज हो जाए, एक DPO महीने में 3 दफ़ा चेंज हो, पुलिस वालों को अपना फ्यूचर नहीं पता, इनके कहने पे गोली चलाएं, बाद में इन्हीं के कहने पे कातल हो जाए और वो जेलों में जाएं। पुलिस की हाईली डिमोरल है। लास्ट क्वेश्चन भट्टी साहब, माय टाइम इज फिनिश्ड। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जुमे और हफ्ते को इनके साथ फिर से मुज़ाकरात होंगे। इतना वक्त है? हमारी तो खबर है सर कि कल ये दारुल हुकूमत का रुख करना चाह रहे हैं, इनके पास हफ्ते तक का वक्त है। फिर मिसमैनेज कर रहे हैं, मिसरीड कर रहे हैं? नहीं, इनके पास पहले ही इन्होंने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, मिसगाइड कर रहे हैं मुल्क को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर साहब। यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कराची का रुख करेंगे, जिधर लोगों को बेघर किया जा रहा है और अनअपॉलोजेटिकली किया जा रहा है।
अदालत उज़्मा ने नस्ला टावर को गिराने के हुक्म के बाद कराची के गली मोहल्लों और फुटपाथ से तजावुजात गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गैर कानूनी तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म जारी किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात खत्म करें और DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिपोर्ट्स के साथ जाती हैसियत में अदालत में पेश हों। नाज़रीन, अदालत ने इससे पहले नस्ला टावर को गिराने के अहकाम जारी किए थे। अदालत उज़्मा ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिरा दिया जाए और टावर के मालिक से मुतासिरीन को रकम दिलवाई जाए। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में टावर को गिराने के अखराजात टावर के मालिक से लेने के अहकाम सादर किए थे। रकम ना मिलने की सूरत में मालिक का प्लॉट बेचकर रकम वसूल करने की हदायत भी जारी की गई थी। अदालत उज़्मा ने अपने तहरीरी फैसले में हदायत की कि नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान ना हो। अदालती हुक्म की तामील में कमिश्नर कराची ने टावर को गिराने के लिए FWO और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर इदारों को मदद के लिए खत भी लिखा। अब कमिश्नर ने 15 मंजिला नस्ला टावर को जदीद तरीके से जमीन बोस करने के लिए कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर ली और इश्तिहार भी शाया किया। अदालती हुक्म की डेडलाइन खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, मगर टावर के मकीन बेघर हो चुके हैं और अक्सर रिहायशियों ने टावर से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है। टावर के रिहायशियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटती दिखाई दे रही है, मगर ना अदालती अहकामात पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है और ना ही सिंध इंतजामिया मुतासिरीन की बहाली के लिए कुछ करती दिखाई दे रही है। मुतासिरीन के पास इदारों के मुसद्दका इजाजतनामों की दस्तावेजात भी मौजूद हैं, रकूम की अदायगी की रसीदें भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि इन मुतासिरीन का कसूर क्या है? अगर नस्ला टावर की तामीरात गैर कानूनी है, इलीगल है, तो इसमें मुतासिरीन का जुर्म क्या है? बिल्डर्स आज़ाद हैं, सरकारी इदारों के उन अफसरान पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं कि जिन्होंने इस गैर कानूनी तामीर को नहीं रोका। और हम ये देख रहे हैं कि एज ऑफ राइट ना इश्तिहारात जो उन्होंने शाया किए या जो प्रोसेसेस जो हैं फॉलो किए गए और नक्शे अप्रूव किए गए, देयर इज़ नो क्वेश्चन बीइंग रेज्ड अपॉन देम, नोबडी इज ट्राइंग टू परसू देम। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल बात करेंगे, हमारे साथ हम न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम भट्टी मौजूद हैं नस्ला टावर के सामने। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, आपके साथ कौन मौजूद है और अभी क्या लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं नस्ला टावर को? वालेकुम अस्सलाम महर, मैं नस्ला टावर के बाहर मौजूद हूँ और इन मकीनों के सामने पहले तो इस वक्त सबसे 3 अहम इम्तिहान इनके सामने। एक, नस्ला टावर को खाली करना है। दूसरा, कहाँ मकीन होना है, कहाँ पर इनको अब आगे इन्होंने जाके रहना है। कोई अपने अजीज़ व क़रीब के पास जा रहा है, कोई अपने दोस्त अहबाब के पास जा रहा है और कोई फौरी तौर पर करीबी किराए का घर तलाश कर रहा है जो यहाँ से मुंतकिल होगा। अब तक 15 फ्लैट जो है वो खाली हो चुके हैं। 6 फ्लैट ऐसे हैं जिनके जो मालकान है वो बैरून मुल्क जो है मकीन है, तो उन्हें शायद इल्म ही नहीं और अभी तक वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए कि उनके साथ जो उन्होंने आशियाने अपने बना रखे थे वो अब उजड़ने को जा रहे हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मकीन खाली करने की तैयारियाँ कर अपना सामान निकाल रहे हैं। मैं नस्ला टावर गेट से अंदर जाऊँगा, चूँकि जो एक मकीन है हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं, वो यहाँ के इंतज़ामिया भी देखते थे, वो माजूर हैं और उन्होंने अपना आशियाना जमा पूंजी जमा करके यहाँ पर अपना घर बनाया था और इस वक्त वो उनसे भी बात कर लेते, वो इस पर क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, करम मालिक का करोड़ों। अली साहब, अदलिया की जानिब से कहा गया है कि फ़्लैट जो खाली हो रहे हैं इसको गिरा रहे, तो इसका मुआवजा आपको दिया जाएगा बिल्डर से लेके। क्या कोई मैकेनिज़्म तैयार हुआ है? कोई इंतज़ामिया ने आपसे रब्ता किया कि किस तरीके से आपको पैसे दिलाए जाएंगे? बस ढूंढता हूँ जेब में किधर निकल है कोई यार, वैसे तो दिख नहीं रहे। आप भी माशाल्लाह इतने दिन से इधर खड़े हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे, आपको कोई दिखा तो आप मुझे बता दें। हम सब अपनी मदद आप कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं टूटने की खुशी मना रहे हैं इन शॉर्ट। बाकी अल्लाह खैर करेगा। कितने फ्लैट खाली हो चुके हैं और मज़ीद कितने अभी अंदर लोग आपके जो रहते हैं? यार ऑलमोस्ट अबाउट 80% तो इवैक्यूएट हो चुके हैं, बाकी 20% किसी को फ्लैट ना मिलने का और बाकी एडिशनल हो रहे हैं, सब यही हो रहा है। आपके सामने गाड़ियाँ निकल रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर चुके हैं। आप देख लें कि तकरीबन एंड हो रहा है। बस ये समझ लें इंशाल्लाह 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर वाइंड अप हो जाएगी स्टोरी।
महर, जहाँ से लोग मुसलसल जो है वो इनखला यहाँ से जारी है और जैसे मैंने बताया कि करीबी घरों में जा रहे हैं। एक चीज़, ये इमारत दौरे जदीद के तर से कायम की गई थी और इसके बाद जब इनको पता चला कि ऐसे खाली करना है तो अब ये खाली करने का सिलसिला जारी है। कल रात तक की मोहलत थी, ज़िला इंतज़ामिया ने इस बिल्डिंग को टेक ओवर करना था लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका इनखला नहीं हो सका, जिसके बायस आज रात तक का उम्मीद है कि अगर ये आज रात या कल तक हो तो उसके बाद फिर इंतज़ामिया आकर इस बिल्डिंग को टेक ओवर करेगी। जी मगर आसिम, मुझे बताइएगा कि अदालत की तरफ से तो वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं और फैसला आया है कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए। इनको कॉम्पनसेशन के लिए अभी तक किसी ने इनसे राब्ता किया है? बिल्डर्स ने, हुकूमती रहनुमाओं ने, किसी ऑफिशियल ऑफिस होल्डर ने? हैव एनी ऑफ देम बीन कॉन्टैक्टेड? महर बुखारी, जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया, ना ही जो यहाँ के इलाक़ाई इंतज़ामिया है या फिर जो सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे ओहदेदारान जिनको तैनात किया जाए जो कि इनकी दादरसी करें, इनका जो जमा पूंजी है उसका कोई हिसाब किताब इनको वापस करके दे सके। अभी तक कोई रब्ता नहीं आया। मासिवा जो बिल्डर एसोसिएशन इबाद, उनके जो चेयरमैन है वो यहाँ पर आए, वो इनको यकीन दहानी कराते रहे कि वो इनके साथ खड़े हैं, वो इनके जो मुआवजा है उसके लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन फिर वही बात है, कोई मैकेनिज़्म तैयार नहीं हुआ है। इनको अभी जाना है लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका जो सब कुछ लुट रहा है वो इनको वापस मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई भी यकीन दहानी इनको नहीं कराई गई है। और सूबाई हुकूमत बार बार वफाक की तरफ देखती है कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो जब लाएंगे तो उस प्रोग्राम के तहत इनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अदालतों में कहा जाता है कि बहरिया टाउन के एवज जो रकम मिलनी थी वो हमें दे दी जाए, कॉम्पनसेट कर दिया जाए। अभी इनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? इनको ज़मीन कहाँ से दी जाएगी या रिलोकेट कहाँ किया जाएगा? सूबाई हुकूमत इज टेकिंग ओवर, आर दे लुकिंग एट द फेडरल गवर्नमेंट? क्या हो रहा है? महर बुखारी, अभी तक जो है वो जो सूबाई हुकूमत यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर और फिर उनके जो ज़िले, उनके जो मातहत अमला है जिन्होंने यहाँ से आके टेक ओवर करना है, जब वो आके टेक ओवर करते हैं तो उसके बाद फिर मैकेनिज़्म बनाते हैं, उसके बाद कोई कमेटी बनाई जाती है कि इनको कहाँ ज़मीन दी जाएगी, इनको अगर आप जो फेडरल की जानिब से अगर मिलता है तो वो कहाँ पर होगा। अभी तक कोई भी चीज़ तय नहीं हो सकी है। मासिवा इसके कि मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर आती रही, गुज़िश्ता 3 दिन से वो इनके साथ इज़हार यकजहती करते रहे, लेकिन जो हुकूमती जमात है या हुकूमती जिनके जो सिंध की सरकार है, जिनके हाथ में बागदौड़ है, उनकी जानिब से कोई खातिर खा इनके पास कोई जवाब, इनको जवाब नहीं दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिम भट्टी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे। आपने बात सुनी। शायद बेहतर यही होगा कि पूरे कराची में तमाम तर कंस्ट्रक्शन है वो रोक दी जाए जब तक पहले तय कर लिया जाए कि लोगों को कॉम्पनसेट किस तरह करना है, मुआवजा कैसे देना है, रिलोकेट कहाँ करना है। इट इज़ इन फैक्ट ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हम इधर बनते देख रहे हैं। लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लिए इवैक्यूएट कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि आगे के लिए क्या, किधर जाया जाए और कौन कॉम्पनसेट करेगा। लेते हैं वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। वजारत खजाना ने मुईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट में दावा किया है कि मार्च से शुरू होने वाला मुआशी बहाली का अमल जारी रहेगा। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि पहली सह माही के दौरान नॉन टैक्स आमदन, गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, जबकि दरामदाद में इजाफे के साथ साथ तजारती और करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा देखा गया है और गुज़िश्ता साल की निस्बत डॉलर 11 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ। नाज़रीन, ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है कि जब 4.2 अरब डॉलर के सऊदी इमदादी पैकेज के मुस्बत असरात पाकिस्तानी मईशत पर रूनुमा होने शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी और रुपए की कदर में 3 रुपए का इजाफा हुआ है। इमदादी पैकेज एक अच्छी खबर है अनडाउटेडली, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सवालात अपनी जगह आज भी कायम है कि जैसे पाकिस्तान सरमायाकारी के मौके सऊदी अरब के सामने क्यों नहीं रखता। 2018 में ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात की गई थी, इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। 3 साल में बराह रास्त सरमायाकारी को क्यों पसू नहीं किया गया। सऊदी अरब की जानिब से दिए गए 3 अरब डॉलर को पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये महज मार्केट को एतमाद दिलाने के लिए हैं। तजारती खसारा पहली सह माही के दौरान 11 बिलियन डॉलर, जो माली साल के आखिर तक 47 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तजारती खसारे को कैसे कम किया जाए, बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही, और क्या पाकिस्तान बतौर रियासत सिर्फ टाइम बाय कर रहा है? क्या पाकिस्तान डेट ट्रैप में पूरी तरह फंस चुका है? हुकूमत की मुआशी पॉलिसी दुरुस्त है? IMF प्रोग्राम से क्या जाने के अलावा डू वी हैव एनी अदर ऑप्शंस लेफ्ट?
जवाब जानने के लिए बात करेंगे मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि हुकूमत को सऊदी अरब से ये मदद, ये असिस्टेंस लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि बार बार हुकूमत दावा करती है कि हम तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव कर चुके हैं और अब हम ग्रोथ की तरफ गामजन हैं। ये सारे दावे गवर्नमेंट के खोखले हैं, ये सिर्फ लफाजी है। इन अल्फाज के पीछे आदाद व शुमार की सपोर्ट नहीं है। आदाद व शुमार कुछ और कहते हैं और हम हर वक्त जो आज की या इस हफ्ते की या इस साल की के आदाद व शुमार होते हैं उसी को डिस्कस करते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 40 साल से मईशत नीचे की तरफ जा रही है। पिछले 10 साल में 2011 से 2020 तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24 और 25 अरब पे अटकी हुई है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा। और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 35 अरब से 50 अरब से ज़्यादा हो गई है। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं इस वक्त एक्सपोर्ट के मुकाबले में 10 साल का औसतन फिगर लगाया जाए तो 104% है। यानी हम हर $100 के एक्सपोर्ट पे $204 इंपोर्ट करते हैं। वाओ। तो ये मईशत इस तरह कैसे चल सकती है? दावेबाजी ख़त्म करें हुकूमत और कोई ठोस काम करे। वैसे ये मैं बताता चलूँ कि ये बहरान इसलिए है कि ये जो हुकूमत है पिछले 3 साल में इंतहाई नाअहली से उन्होंने मैनेज किया है, लेकिन मईशत के इस हाल की जिम्मेदारी तमाम हुकूमतों की है जो 1990 से आई है। एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड दैट सर, मगर सऊदी ऑयल फैसिलिटी तो हमें दोबारा मिल रही है। तो पिछले साल हमारा ऑयल बिल $10 अरब का था। इस साल गालिबन अगर हम इसी रफ्तार पे चलते रहे तो $18 अरब को ये छू जाएगा, विच इज़ फिनोमिनल। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप देखें तो सऊदी ऑयल फैसिलिटी तो फ़कत 7% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है इस सब चीज़ों का, विच इज़ पीनट्स। सो फरमाइएगा कि क्या बात है कि हम लोग कोई स्ट्रक्चर और नेगोशिएट नहीं करते, कोई विन विन किस्म की डील्स, इन्वेस्टमेंट डील्स सऊदीज़ के लिए भी, दीगर पार्टनर्स के लिए भी, फ़कत हम हैंडआउट्स के ऊपर क्यों इतना वो करते हैं? कि कोई क्यों आके इन्वेस्ट करेगा जब आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? कारखाने हमारे बंद हो रहे हैं। मैं 6-7 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, उनमें से कुछ ने तो कारखाने बंद करके स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं या प्रॉपर्टी मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं। कुछ वही प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चर करते थे अब इंपोर्ट करते हैं और अपनी कंपनी के लेबल से बेचते हैं। जब ये हाल हो आपकी इंडस्ट्री का तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कोई गैर मुल्की कंपनी आके यहाँ पर कारखाने लगाएगी? ये हमें अपना पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसको रीथिंक करना, वो बदलना पड़ेगा। इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इस वक्त इंडस्ट्री जो है 2/3 इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही है। सारा टैक्स का जो बर्डन है इंडस्ट्री के ऊपर है। आपने इंडस्ट्री को दबा के बिल्कुल उनका गला घोट दिया है और तवक्को करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बाहर के इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करें। ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ जाके लोगों के बयानात हासिल करना, गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के या गैर मुल्की मिनिस्टर्स के पाकिस्तान में हम इन्वेस्ट मगर डॉक्टर साहब, जो डिपॉजिट्स हमारे पास फॉर इंस्टेंस सऊदी अरब भी रखवा रहा है विद द सेंट्रल बैंक, इसके साथ तो गालिबन एक कूपन अटैच्ड है ना, और ये किसी भी वक्त विड्रॉ किया जा सकता है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक वाज डन अर्लियर। देखिए ना, ये कह देना कि चूंकि ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्होंने सिर्फ हमारे पास रखा है, यह भीख नहीं है जी, तो हमने क्यों रखा है? हम क्यों उनके पास गए, हाथ जोड़ के हमने कहा कि खुदा के वास्ते हमारे अकाउंट में कुछ पैसे रखो? ये भीख नहीं है तो और क्या है? और हम कब तक मईशत को भीख पे चलाएंगे? मुझे पता है कि भीख का लफ्ज जो है वो कोई शायद ये बहुत महज़्ज़ब लफ्ज नहीं है, लेकिन जो 40 साल से मैं इकोनॉमी को देख रहा हूँ और जिस तरह इसकी मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे 2020 से जो तबाही हो रही है मईशत के साथ, और ये दानिस्ता एक किस्म से हो रही है। जो लोग बैठे हैं वही पॉलिसी मेकर्स हैं आज 20 साल से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट चला रही है, और स्टेट बैंक्स, ये सारे हमने गैर मुल्की लोगों को बाहर से ला के बिठाते हैं। वो
किसी और इदारे को जवाबदेह हैं, वो पाकिस्तानी अवाम को जवाबदेह नहीं हैं। अच्छा, सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम मजीद ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो उसके मंफी असरात हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनको मिडिकेट किया जा सके, जो मैसिव डिवैल्यूएशन है जिसकी वजह से। तो मुझे बताइए कि ऑफ कोर्स यू वुड से कि इम्बैलेंसेस फिक्स करें, हर कोई ये कहता है, बट ये बहुत मुश्किल साबित हो रहा है हमारे लिए। इन द मीन टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं उनको वो एतमाद और सर्टनटी नहीं मिल रही हमारी मार्केट्स में अनफॉर्चुनेटली, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू शो। तो मैं कुछ चंद लोगों से बात कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच वी कैन परस्यू और पुट फॉरवर्ड, करेंसी हेज को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हमारा क्या मसला है? हमारे पास क्या सही लोग नहीं है? क्या वो विजन नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है टू बी एबल टू लुक इनटू दीज थिंग्स? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्या बात है? देखिए मेहर, ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है कि हमारे पास अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसको तो, इस सवाल को तो साइड पे रखें, कुछ और देखें। इसी को देखना है हमें। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्सपोर्ट सिर्फ उस वक्त बनेंगे जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होगा। उसके लिए आपको बुनियादी तब्दीली करनी है पॉलिसी पैकेज में। हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम सबसे बड़े टेक्सटाइल के हमारा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है एक्सपोर्ट के हवाले से, और हम सुई भी नहीं बनाते, हम कोई केमिकल नहीं बनाते, हम हर चीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपोर्ट करते हैं, और अब तो कॉटन भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया जी। ये आपकी पूरी मईशत अगर उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंपोर्ट पे बेस्ड हो और अपने लिए खुराक भी पैदा ना कर सके, गंदम भी इंपोर्ट करें, चीनी भी इंपोर्ट करें, ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी सऊदी अरब तो शायद अफोर्ड कर सकता है, चूंकि हम नहीं कर सकते। मगर डॉक्टर साहब, कैश 22 पोजीशन है ना डॉक्टर साहब, हर किसी फैसले के साथ कोई ना कोई तो कीमत अटैच्ड है, क्या करें? जी, बहुत ऑप्शंस है हमारे पास, ये नहीं है, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है दैट इज हाफ द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो गैर तरक्याती अखराजात हैं हमारे, वो टैक्स रेवेन्यू से दुगना ज़्यादा है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगना से ज़्यादा है। ये रेशियोज तो चल ही नहीं सकते कभी। हमें अपनी इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेगी, कंज्यूमर इंपोर्ट्स बैन करनी पड़ेगी। ये जो हमारी सुपरमार्केट्स में भरा पड़ा है इंपोर्टेड सामान, डॉग फूड, कैट फूड, सारा इंपोर्टेड है। कुत्तों को और बिल्लियों को इंपोर्टेड खाना खिलाते हैं, यहाँ बच्चों को खाना नहीं मिलता है हमारे यहाँ। ये किस किस्म की मईशत हमने बनाई हुई है? ये बदलना पड़ेगा। और ये जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो इंपोर्टेड एक्सपर्ट्स ला के बैठाते हैं हम, ये हमारी किस्मत को नहीं बदल सकते। So ये अगेन विद द काइंड ऑफ डिवैल्यूएशन वी आर लुकिंग एट एंड इंटरनेशनली जो रुझान है, आपको हुकूमत का कोई भी हदफ टारगेट पूरा होते दिखाई दे रहा है? कि ये दो खसारे जो हमारे हैं, बजट के और ट्रेड के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खसारा और इनकम और एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का खसारा, जब तक ये खसारा कंट्रोल में नहीं आएंगे कोई टारगेट मीट नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे कोई नंबर्स पैदा करके हमें बता दें कि ये हो गया है, वो सिर्फ खोखले नंबर्स होंगे। जब तक ये दो बुनियादी नंबर्स को ठीक हम नहीं करेंगे, बाकी सारी अगर कहीं कोई अच्छा फिगर आ गया वो वक्ती होगा। ओके, एंड डॉक्टर साहब, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है, विजन है, कॉम्पिटेंसी है, क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, इज इट द फॉल्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट? यू सेइंग कि ऑफ कोर्स ये माजी का भी हम भुगत रहे हैं, बट फॉर दिस गवर्नमेंट स्पेसिफिकली? मैं नहीं इसको सिर्फ इमरान खान के जिम्मे लगाऊंगा। ये सही है कि इंतहाई नाअहल, पाकिस्तान की तारीख की नाअहल हुकूमत है, लेकिन जो हमारी बुनियादी मसाइल हैं उसमें पूरे रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार है, और पिछले 40 साल और ख़ास तौर पे 20 साल से ये जिम्मेदार है, तमाम स्टेक होल्डर्स। ये सिर्फ एक हुकूमत या दूसरी हुकूमत के जिम्मे हम नहीं लगा सकते हैं। जो मैं गैर तरक्याती अखराजात की बात करता हूँ कम करने की, उसमें आपको दिफा भी कम करना पड़ेगा, उसके अलावा गुजारा नहीं है। ये अब नहीं हो सकता कि दिफा की बात न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद थे, आपने बात सुनी। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।